तो साफ तौर से आरक्षण की आग में पूरा देश जल रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही गुर्जर नेता प्रमोद मावी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का स्टूडियो में। पहला सवाल संजीव जी आपसे कि इस पूरे आरक्षण की मांग को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे आंदोलन को जो लगातार चलता है? सरकारें आई गई लेकिन गुर्जर आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहा। देखिए, ये बहुत अपने आप में एक अनूठा केस है कि आप चुनावी लाभ लेने के लिए जनता को भ्रमिक वादे और भुलावे में डालना बंद करें, और ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक सबक होगा। और ये ऐसी बात नहीं है कि पहली बार वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ हो रहा है। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी आंदोलन के कारण उनकी सत्ता पिछली बार चली गई। बिल्कुल। तो वो वादे क्या हुए और उस तरह के अगर इनमें टेक्निकलिटीज हैं, कुछ कमियां हैं, अगर उनको दूर किया जा सकता है तो दूर करें, लेकिन जनता को चुनावी जुमले जिनकी बात कही जाती है कि हम चुनावी जुमले इस्तेमाल करते हैं, तो जनता अब उतनी भोली नहीं रही और उतना ये नहीं रही। अब ये मैं इसका एक बहुत पॉजिटिव पहलू ये देखता हूं कि जनता फोर्स कर रही है पार्टियों को कि आप अपने मैनिफेस्टो को थोड़ा सीरियसली लीजिए और आपने जो कहा है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश कीजिए। अब वो दिन गए कि आप उल्टे सीधे वादे करेंगे और भूल जाएंगे, ये होने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो क्या जो भूले हुए वादे हैं जो मैनिफेस्टो में कहा गया था उसी को अब लागू करने के लिए हिंसक आंदोलन किया जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, आंदोलन का स्वरूप से मैं पर्सनली मैं एग्री नहीं करता। आंदोलन का स्वरूप क्या है वो आंदोलन चलाने वाले के ऊपर है, और मैं आपके चैनल से उनसे निवेदन भी करता हूं कि आप शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से जो भी प्रोसेस है, क्योंकि देखिए आपके साथ अगर आप इस आंदोलन को बड़ा करना चाहते हैं, देश की सहानुभूति लेना चाहते हैं, तो देश के बाकी जो लोग हैं उनकी जो दिक्कतें परेशानियों को समझेंगे तो शायद देश आपके साथ जुड़ेगा। बिल्कुल, देश जुड़ेगा। प्रमोद मावी जी, अगर आप समझेंगे कि किस तरह से आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन का भी एक स्वरूप होता है। अगर हिंसक आंदोलन होगा, आरक्षण की आग में अगर आप पूरे देश को झुलसाना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता। अगर आपकी मांग है तो उसे संवैधानिक ढंग से भी तो मांगा जा सकता है। सर, मांगा जा सकता है। मैं संजीव सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ उस चीज के, लेकिन 8 साल हो गए हमें लड़ते लड़ते। 2008 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी जो है उसको कोर्ट में डाल लेते हैं, कभी जो है उसको सड़क पर जाते हैं, कभी वार्ता के लिए लगातार वार्ता होती रहती है। 8 साल से वार्ता हो रही है, आज तक कोई वार्ता सफल नहीं हो पाई। तो इसका अब कैसे हम लोग अपनी आवाज जो है ऊपर बैठे शासनदारों तक किस तरह से हम अपनी आवाज पहुंचाएं? लेकिन सवाल यहाँ ये भी तो है प्रमोद जी, अगर बात करें तो आप ओबीसी कैटेगरी में पहले से आते हैं, 50% आरक्षण आपके पास पहले से है जी। फिर 5% आरक्षण की क्या जरूरत, किस तरह की मांग ये? नहीं, मांग ये है, वहाँ पे गुर्जर समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। वहाँ पे अगर आप कभी जाएंगे, मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे इतना बुरा हाल है कि पानी लेने भी 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो स्कूल और बाकी चीज तो छोड़ दीजिए आप। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। वहाँ पे इतनी गरीबी, एक मिनट सर, वहाँ पे इतनी गरीबी का हाल है कि दिन में आदमी अपनी पगड़ी को जो है वो सर पे पगड़ी बांधते, रात को उसको ओढ़ के सो जाता है। इतनी गरीबी है। उसी परिवेश में जो मीना लोग रह रहे हैं उनको पहले से आरक्षण दे दिया गया था। और गुर्जरों को लुभाने के लिए श्रीमती वसुंधरा राजे ने एक मैनिफेस्टो में अपनी पहली सरकार जब उनकी आई तब भी उसमें 5% आरक्षण देने की बात कही। बिल्कुल। उस टाइम भी ये हिंसक आंदोलन हुआ पूरा, क्योंकि 4 साल तक बात सुनी नहीं गई। बिल्कुल। उसके बावजूद फिर दूसरी बार सरकार आई तो उसमें भी ये मैनिफेस्टो में ये बात कही गई। तो सरकार जो आती जाती है इन्होंने वादे जरूर किए अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन उसे लागू नहीं कर पाई। तो क्या संजीव जी इसे वोट बैंक की राजनीति कहा जाए? सिर्फ वोट बैंक अपने खाते में डालने के लिए इस तरह के वादे मैनिफेस्टो में किए गए? देखिए, ये बात तो मैं शुरुआत में ही कह दिया हूं कि ये वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन अब ये राजनीति जो है नेताओं पे उल्टा पड़ रहा है और भारी पड़ रहा है। एक सवाल जो मैं मेरे जो साथी यहाँ बैठे हैं पैनल में उनसे पूछना चाहूंगा कि 50% में आप आते हैं, ये जो एक्स्ट्रा 5% की मांग आप कर रहे हैं, उस एक्स्ट्रा 5% से जरा आप हमें भी समझा दें और अपने साथियों को भी समझा दें कि कैसे अचानक आपकी स्थिति सुधर जाएगी? सर, अभी तक जो 50% में हम आते हैं उसमें बहुत सारी ओबीसी जाति ऑलरेडी है उसमें। जो पहले अगड़ी थी उनको भी पिछड़ी में शामिल कर दिया गया, कई जातियों को। तो उसके लिए हमने ये 5% की मांग इसीलिए थी कि हमारे बच्चे अपनी राजस्थान सरकार की जो नौकरियां हैं उसमें 5% के हिसाब से आए, उनका जो है आगे वो आगे बढ़ पाए, वहां पे आके उनकी तरक्की हो सके और शिक्षा का लेवल बढ़ सके। कैसे जब 5% की आरक्षण, आप 5% का आरक्षण अगर आपको मिल जाता है तो कैसे अचानक स्थितियां बदल जाएंगी? स्थितियां कैसे बदल? नहीं, स्थितियां बदल रही है ना वहाँ पे। जैसे 1% अभी दिया हुआ है वहाँ पे, 1% जो विशेष दर्जा दिया हुआ है, तो अगर 1100 नौकरियां निकली तो उसमें जो है 11 बच्चे गुजरों के हो गए, उसमें RAS बने उसमें।
तो स्थिति इस तरह बदलेगी। वहीं दूसरी तरफ जो समाज को मिला हुआ है, जिस समाज को मिला हुआ है उसके बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारे समाज के बच्चे पीछे रह रहे हैं। तो जब ये मैनिफेस्टो में दिया गया, इन्होंने वादा किया, तो उस वादा को निभाएं अपने को। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि हम तो, आपने जो वादा किया हमसे, हमने आपको वोट दिया, आप अपना वादा निभाइए उसको पूरा। प्रमोद जी, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो 5% आरक्षण हमें मिलेगा उससे हमारी स्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी, शुरुआत जरूर हो जाएगी? बिल्कुल बदलेगी सर। संजीव जी कैसे? नहीं, देखिए यही भ्रम है। देखिए, हमने देख लिया आरक्षण की राजनीति जो होती है वोट बैंक के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, सामाजिक उसका एक आपको एक उत्थान मिलता है, एक पहचान मिलती है, लेकिन इसका आर्थिक लाभ में परिवर्तन नहीं होता है। ये कुछ एक विशेष जो वर्ग हैं, जो सक्षम हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो वो कंपटीशन में आ सकते हैं, उनके परिवारों को तो मिल जाता है, लेकिन आमूमन पूरे जनता को और समाज को नहीं मिलता है। ये हमने हमेशा देख लिया है। और 2007 में से मैं इस आंदोलन को देख रहा हूँ, मेरे एक मित्र ने बहुत अच्छी एक टिप्पणी की थी कि बड़ा दुर्भाग्य इस देश में कि जहाँ सब लोग आगे बढ़ने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अब हमारे देश में पिछड़ेपन और पिछड़ेपन के लिए भी आंदोलन शुरू हो गया कि भाई हमें पिछड़ी जातियों में भी शामिल किया जाए। क्योंकि सर हम ऑलरेडी पिछड़ चुके हैं। देखिए, इसको हमें अपनी पहचान पिछड़े में ही लाने के लिए करनी पड़ेगी। मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए मैं आप पे ये नहीं कर रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अब हमारे जो समाज में और गांव में एक संदेश ये चला गया है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आरक्षण की सीढ़ी से ही आप ऊपर जाएंगे। बिल्कुल। और ये जो मैसेज जो देश के पॉलिटिशियंस ने दिया है और बाकी जो लोगों ने दिया है, उसका ही जो हमने बोया है उसी का हम फल आज भोग रहे हैं। उसका फल हमें मिल रहा है। और प्रमोद मावी जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपका जो आंदोलन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल उसका लगातार किया जा रहा है? सरकारें जो बदल रही हैं वो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करती है, ना कि आपके अधिकारों के लिए। आप लगातार देखते हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हम लगातार कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में इस तरह की मांगे जो है, इस तरह के जो है वादे वो लिखे जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं किए जाते। इसका साफ मतलब है कि आपके साथ आपको ठगा हुआ महसूस नहीं होता। हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, पूरे समाज को ठगा गया है। इसीलिए हम बार बार ये हर चीज को, माननीय हाईकोर्ट का आज आदेश आया कि जबरदस्ती चाहे जिस तरह भी विद्रोह को हटा दिया जाए। बिल्कुल। तो माननीय हाईकोर्ट कम से कम एक बार 8 साल हो गए इस केस को चलते चलते, उस पर भी जरा जल्दी से जल्दी इसका फैसला लेने की कोशिश करते तो आज ये नौबत ना आती। बिल्कुल। लेकिन अब राजनीतिक दबाव में माननीय हाईकोर्ट उसमें जा रहे हैं या किस तरह जा रहे हैं, ये नहीं, हाईकोर्ट कैसे राजनीतिक दबाव में? हाईकोर्ट कैसे राजनीतिक दबाव? नहीं, तो ये अभी एकदम से हाईकोर्ट तो जनता के लिए कह रहा है ना, जिस तरह से आपने इस पूरे आंदोलन को हिंसक बना दिया। सर 8 साल से जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे केस में कोई आपने बार बार इस पर डिसीजन नहीं दिया है, केस चल रहा है, लगातार चल रहा है। आज जनता 5 दिन परेशान हो गई। जो जिंदगियां लगातार 100 साल से परेशान है, 50 साल से परेशान है, उनके लिए कभी हाईकोर्ट ने नहीं सोचा कि वो इतने परेशान है? उनके लिए कोई सरकार नहीं सोच रही। आज जो आदमी 5 दिन से रेलवे स्टेशन पर रुक गया वो रो रहा है, गा रहा है, लेकिन जो 60 साल से मर रहा है, खप रहा है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। हमें तो ये सड़क पे आना पड़ा, मजबूरी मानना पड़ा हमें। मजबूरी। देखिए, इसमें मुझे जो डिजाइन दिख रहा है और उसमें एक तो अभी ये समाज है और सरकार है, लेकिन एक और प्लेयर हैं जो इस खेल में हैं, वो विपक्ष में है, नेपथ्य में है। मुझे लगता है सूत्रधार वहीं पे हैं जो अभी सरकार चला रहे थे। उनकी रोल क्या है, उनकी भूमिका क्या है, वो 4 साल में क्या किए और क्या नहीं किए। और अब क्योंकि वहां पे विपक्ष देखिएगा कि बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था और बहुत एक बड़ा जनादेश के साथ वसुंधरा राजे सत्ता में आई थी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी इस आंदोलन के माध्यम से अपनी जड़ें और वहां पे तलाश रही हैं और जड़ें। लेकिन संजीव जी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी के समय में ही आंदोलन हो रहा है। अशोक गहलोत की सरकार के समय भी इस तरह का आंदोलन देखने को मिला था। गुर्जर समुदाय का आंदोलन वो भी 28 दिन तक चला था। पिलुपुरा में आंदोलन शुरू हुआ था। चाहे हम बात करें सितंबर 2010 की बात करें तो पिलुपुरा स्थित रेलवे ट्रैक पर लोग बैठे थे, 17 दिनों तक चला था। तो इसमें विपक्ष की किस तरह से भूमिका को आप बता रहे हैं? क्योंकि उस वक्त भी हुआ था। वही तो मैं बोल रहा, देखिए जो ये वो समस्या है कि जो सत्ता में होता है उसके लिए सिरदर्द हो जाता है, और जो विपक्ष में रहता है वो उसको हवा देता है, और हवा देकर अपनी राजनीतिक गुण रोटियां सीखता है। तो कहने का ये मकसद है कि कांग्रेस के लिए जो सरदर्द था वो अब हवा का काम कर रहा है। और उस समय जब कांग्रेस के लिए सरदर्द था तो ये भाजपा के लिए हवा का काम कर रहा था। तभी तो उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला और डाल के इनके साथ एक वादे किए, और जो उनके साथ आज गले की हड्डी बन गई है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए किसी भी समाज को लोकतंत्र में विजिलेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका एक जो पॉजिटिव स्वरूप ये है कि अब जनता जो है नेताओं के साथ आंखों में आंखें डाल के बोल रही है कि आप मैनिफेस्टो बना रहे हैं, आप कोई हंसी मजाक का काम नहीं कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो को सीरियसली आप पहले लीजिए ताकि जनता उसको ले। बड़ा अच्छा होता कि ये आंदोलन अपने घर के पंचायतों के विकास के लिए भी होता, वहां के
सड़कों के लिए भी होता, वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी होता। डीएम ऑफिस के पास बैठ के वो जो रोजमर्रा की जो चीजें लाते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए होता कि जो सरकार की वहाँ पे सरकारी स्कूल में शिक्षक समय पे आ रहे हैं कि नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए होता कि हमारे घरों में 8 घंटे बिजली आ रही नहीं। अगर इस तरह का आंदोलन होता तो शायद ये पिछड़ेपन की लड़ाई नहीं होती और ये समाज बहुत आगे, कोई भी समाज बहुत आगे चला जाता है। हाँ, क्योंकि ये एक बहुत भावनात्मक मुद्दा है बिल्कुल। और ये भावनाओं को उभारा भी गया है। तो अब वो समय आ गया कि अब इसको ज्यादा दिन तक टाल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। आपको एक कंक्रीट स्टैंड लेना ही पड़ेगा, या तो इस पर या उस पर। बिल्कुल। प्रमोद जी, जो आपकी मांग है, जैसा कि संजीव जी ने साफ तौर से कहा कि अब आर या पार करना होगा, अब ज्यादा दिन इसे टाला नहीं जा सकता। तो अगर हम बात करें, टाला नहीं जा सकता। अब जो भी होगी बातचीत, सरकार से आज वार्ता विफल हो गई है। अब जो बातचीत होगी वो पीलूपुरम में ही होगी। अब जो भी बातचीत होगी वो सामने, समाज के सामने होगी। समाज की मांगों को माना जाएगा पूरी तरीके से। तब खबर ये भी है कि 31 मई को महापंचायत होने वाली है जंतर जी बिल्कुल। वहां पर गुर्जर नेता 31 मई को दिल्ली एनसीआर से सब या तमाम जगह से गुर्जर इकट्ठे होंगे, जंतर मंतर पे अपना धरना देंगे, पंचायत महापंचायत करेंगे और जो भी वहां फैसला लिया जाएगा उसके अनुरूप आगे की। अच्छा, यानी तब तक जो यातायात में दिक्कतें आ रही है उसका कोई समाधान नहीं होगा। जनता को लगातार 50 ट्रेनें जो रोज कैंसिल हो रही हैं दिल्ली मुंबई के रूट की, वो कैंसिल होती रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमारे लोगों के साथ 72 लोग हमारे मार दिए गए पिछली सरकार में, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज 5 दिन से ट्रेन बंद है तो दुनिया को फर्क पड़ने लगा है। 72 लोगों को मारा गया, उनके परिवार को आज देखिए आप जाके क्या हालात है। आंदोलन में मारे गए थे, पुलिस की कार्रवाई में मारे गए थे प्रमोद जी। और अब फिर भी दोबारा गृह मंत्री राजस्थान आज फिर भी कह रहे हैं कि हमारे पास पुलिस भी ऑप्शन है। तो वो क्या भड़काना चाहते हैं लोगों को वहां पे कि पुलिस भी ऑप्शन है। कर्नल करोड़ी सिंह बैसला के खिलाफ राजद्रोह का केस लगा दिया गया। अरे जो पाकिस्तान का झंडा उठा रहा है कश्मीर में आपके, उसको राजद्रोह का केस नहीं लगा रहे आप। आप एक आदमी आंदोलन कर रहा है अपने समाज के लिए, जाति के लिए, उसको आप राजद्रोह का केस लगा रहे हैं, उस पर 2500 आदमियों के खिलाफ लगा दिया। तो ये कैसी सरकार है? ये देश हमारा है या किसी और का है? हम तो नहीं चाहते हैं ये देश हमारा, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। ये कह रहा है कि जो देशद्रोही वाकई में है, चाहे बात करें मसरत आलम जैसे लोगों की, तो उनके ऊपर देशद्रोह का जो चीजें हैं वो मामला तो लगातार चल रहा है, लेकिन इस तरह से उन्हें खुली आजादी दी जाती है। लेकिन जब बात होती है किसी आंदोलनकारी की तो उसके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज कराना, देखिए ये तो मतलब ऑन प्रिंसिपल मुझे लगता है कि ये सही तरीका नहीं होगा इस आंदोलन के साथ निपटने का। और क्योंकि सरकार की भी एक भूमिका और एक लोकतांत्रिक सरकार है, उसको अपने दायरे में रख के ही काम करना पड़ेगा। हमने अन्ना आंदोलन में भी देखा था कि जब सरकारें जब किस तरह से जब एरोगेंस में चली गई थी तो उसका क्या दुष्परिणाम हुआ और उसके बाद में क्या हुआ। एक चीज जो मैं अपने मित्र यहाँ बैठे उनसे कहना चाहूंगा कि देखिए, देश, आपने कहा कि हमारे लोग इतने लोग मर गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों को फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप देखिए, अगर मान लीजिए सरकार नहीं मानती है तो सरकार नहीं मानती तो क्या आप 60 दिन तक 70 दिन तक चीजों को आप वैसे तो नहीं रख पाएंगे ना। आप उसको होस्टेज बना के नहीं रख सकते हैं क्योंकि देश और क्या देश की भी चलती है। फर्क पड़ता है तो ये कुछ एक्शन इस पे होता। 2 मिनट में ले लूं इस पे। देखिए, लड़ाई आप लड़ेंगे, देश को जोड़ के लड़ेंगे, समाज के विभिन्न वर्गों को अपने साथ लेके लड़ेंगे तो आपका आंदोलन और आपकी आवाज को बल मिलेगा। क्योंकि हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं हो सकती। अगर आप हिंसा पर उतरेंगे तो आप खुद ही अपने आंदोलन को हल नहीं है। लेकिन 8 साल से क्या किसी दूसरे समाज ने, देश के किसी आदमी ने, देश के किसी भी जिम्मेदार आदमी ने गुजरात आंदोलन के लिए या गुजरात आरक्षण के ऊपर कोई बयान दिया? क्या कोई कोशिश की? क्या कोई स्थिति साफ की? हम लगातार छोटे से बड़े सब नेताओं से मिले हैं, लेकिन किसी ने कोई भरोसा नहीं दिया। सब मामला कोर्ट में बता देते हैं और बस मामला कोर्ट में चल रहा है। मामला कोर्ट में चल रहा है, कोई फैसला मामला कोर्ट में चल रहा है। सर, कितने दिन कोर्ट में चलेगा मामला? फिर आप सरकारें वादा क्यों करती हैं? अगर मामला कोर्ट में तो सरकार वादा क्यों करती है? हम तो ये भी चाहते हैं सर, जो झूठे वादे कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। प्रमोद जी, ऐसी सरकारों को चुनता कौन है? 2007 से आपका आंदोलन चल रहा है, तब से कितनी सरकारें आई गई और आप ही नहीं चुना उन सबको। देखिए प्रमोद जी, कुछ बातें जो हैं हम लोगों को भी पता होती हैं कि इस तरह की राजनीति की जो अभी हमारे लोग बोल रहे थे, वोट बैंक की राजनीति, और ये अपना एक वर्चस्व भी दिखाने का एक राजनीति में होता है कि हमारी पकड़ और वर्चस्व कितनी है और आगे आके अगर हमसे बात करना है तो आपको हमसे कैसे बात करनी है। मैं जो बात कह रहा हूँ कि अगर आप एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, कल को मान लीजिए आप क्या ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ देश में गुज्जर समाज ही है जो अपने पिछड़ेपन की लड़ाई लड़ रहा है? बिल्कुल, हर राज्य में ऐसे लोग हैं, ऐसे तबके हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सारे लोग ऐसे रोड पे खड़े हो जाएंगे और ट्रेन और बस को हाईजैक करके रहेंगे, देश कैसे चलेगा?
सर, उसका एक तरीका है। देखिए, मैं आपके आंदोलन से डिफर नहीं कर रहा हूं, मैं आंदोलन के स्वरूप और प्रारूप और जिस तरह से वो चलाया जा रहा है, क्योंकि ठीक है, एक पक्ष होता है, एक आपको एक आवाज कहनी होती है, तो कुछ समय होता, आपने कह दिया, बिल्कुल, आपकी बात लोकतंत्र में पहुंच गई, बिल्कुल, सत्ता में पहुंच गई, हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिए, कोर्ट ने संज्ञान ले लिए, सरकार संज्ञान ले रही है। ये इस स्वरूप के बाद से आप इससे ज्यादा, इस माध्यम से ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके बाद आपको अपना प्रारूप और स्वरूप चेंज करना पड़ेगा, और आपको ऐसे स्वरूप और प्रारूप लेके सामने चलेंगे ताकि देश के बाकी लोगों की भी सहानुभूति और साथ आपको मिल सके। बिल्कुल, वरना प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी आंदोलन की ये जो लड़ाई है वो धीमी पड़ जाएगी और खत्म हो जाएगी। प्रमोद जी, जब पूरे समाज की बात आ रही है तो माननीय हाई कोर्ट 7 साल से कोई डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष जेल जाने से पहले जमानत पे छूट जाता है। देखिए, ये तो न्यायव्यवस्था और ये पहुंच का असर है, या फिर ये हम लोगों को दबाने की कोशिश, या मैं तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूं माननीय हाई कोर्ट से कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और कैसे सरकार को निर्देश दिया जाए कि जो उन्होंने अपना वादा किया है उसको निभाए। वो कैसे निभाए, उनके पास बहुत कानून विधि वाले व्यक्ति हैं, वो अपने उसमें 50% के अंदर ओबीसी का वर्गीकरण करके बिल्कुल इसको कर सकते हैं। प्रमोद जी, नहीं कि इसको नहीं कर सकते। मेरे पास तथ्य हैं। महाराष्ट्र में 52% आरक्षण की व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ में आपके 58% आरक्षण की व्यवस्था है। माननीय हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पर एक याचिका आई उस पर रोक लगाने के लिए, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया, उसको 58% बरकरार रखा। आप ये आंकड़े दे रहे हैं, मैं एक बात आपको बता दूं, अभी चुनाव से पहले वहां की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम को एक आरक्षण देने की बात कही थी। इसके अलावा वहां पे हाईकोर्ट का फटाफट निर्देश आ गया कि ये वैध नहीं है और वो खारिज भी हो गया है। तो देखिए, ये जो आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये व्यवस्था तब की है जब तक सुप्रीम कोर्ट का उस पर एक निर्देश नहीं आया था, तभी चल रही थी। उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि जहां पे राज्य में जो हो चुकी है उस स्थिति को बरकरार रखा जाए, और बाकी जो राज्य हैं जहां पे ये 50% तक है वहां पर मैक्सिमम 50% ही जाएगा। तो आप उन राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं जहां पे ऑलरेडी इस ऑर्डर के आने से पहले की ये व्यवस्था बना दी गई थी। मैं आपको वो राज्य को उदाहरण दे देता हूं जहां पे 50% के अंदर ऑर्डर के बाद की व्यवस्था बता दीजिए, तो मैं 50% के अंदर ही बता देता हूं जहां पे ओबीसी को वर्गीकरण कर दिया गया। हाँ, वो एक तरीका है। आंध्र प्रदेश में ग्रुप ए में ओबीसी को 7%, टोटल जो है आरक्षण ओबीसी को 25% है। ग्रुप बी में 10%, ग्रुप सी में 1%, ग्रुप डी में 7%। इसी तरह से बिहार में किया गया, इसी तरह तेलंगाना में किया गया, इसी तरह कर्नाटक में किया गया। देखने को मिली है। हमारे साथ कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल साहब जुड़ गए फोन लाइन पर। जेपी अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही कि जिस तरह से लगातार आरक्षण की आग देखने को मिल रही है, गुर्जरों का आरक्षण देखने को मिल रहा है, उसमें लगातार जो सरकारों से बातचीत हो रही है वो बेनतीजा साबित हो रही है, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? सर, सरकार कोई चाहती नहीं फैसला करना तो बेनतीजा तो रहेगी। हाँ, पिछली बार भी जब इनकी सरकार थी बीजेपी की तो इन्होंने इसी तरह का उद्यम कराया था सड़कों पे। हाँ, तो मुझे पता नहीं क्या सियासत करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां जिस स्टेट में